हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि पी क्यू परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की पी पर अविलंब जीवा तथा ए परवलय का शीर्ष है, ए क्यू के समांतर पी से जाने वाली रेखा एक्स अक्ष को आर पर मिलती है, तो ए आर की लंबाई कितनी है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने कहा कि ये एक्सेस है। ठीक है, हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो उसका जो शीर्ष होगा वो मूल बिंदु हो जाएगा इस तरीके से। तो अब इसका शीर्ष जो है मूल बिंदु है, और हमें बोला गया है कि P पर अभिलंब जीवा तथा A परवलय का शीर्ष है। ये शीर्ष हो गया परवलय का। और हमें बोला है कि P पर अभिलंब जीवा। ठीक है, यदि PQ परवलय की P पर अभिलंब जीवा है, मतलब P से स्टार्ट हो रही है, ये P से स्टार्ट हो रही है, Q तक जा रही है। अब Q तक है, वो कहाँ से जा रही है वो हमें नहीं पता, तो हम Q को ऐसा ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये इस तरीके से होगा, ये Q हो गया। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि ए परवलय का शीर्ष है। ठीक है, ए क्यू के समांतर पी से जाने वाली रेखा ए क्यू के समांतर ए क्यू के समांतर पी से जाने वाली रेखा एक्स अक्ष को आर पर मिलती है। ठीक है, मतलब यदि हम ए क्यू को इस तरीके से मिला दें, इन दोनों पॉइंट्स को, तो इसके समांतर एक रेखा है जो कि कहाँ पे टच कर रही है? एक्स एक्सेस को टच कर रही है। आगे कहाँ पे टच कर रही है एक्स एक्सेस को? हमें बोला है आर पे टच कर रही है, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ए आर की लंबाई हमें बतानी है, ए से आर तक की लंबाई, लेंथ बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं। इसके लिए हमने बोला कि ए हमारा 0 0 हो जाएगा। पी कितना होगा? जब नॉर्मल हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पैराबोला का, तो हम बोलते हैं कि जो परबोला पे कोई भी पॉइंट होगा, ए टी स्क्वायर इक्वल टू में, सॉरी, ए टी स्क्वायर कॉमा 280 होगा। अब हमें ये भी पॉइंट बताना है, तो ये भी इतना ही होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसे T1 मान लेते हैं और इसको हम T2 मान लेंगे, तो ए टी टू स्क्वायर और 2a T2। अब T1 और T2 पे आपको एक रिलेशन पता होगा। यदि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का पैराबोला बनता है, मानक पैराबोला बनता है, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाता है? -T1 -2 अपॉन में T1। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यदि आप ए क्यू निकालो, ए क्यू की हमें क्या बताना है? हमें ए आर की लंबाई बतानी है। ए से आर तक की लंबाई कैसे निकालेंगे? ए से आर तक की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो इसको देखें, हम ए से आर तक की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसकी स्लोप निकाल लेते हैं, तो पी आर की स्लोप निकल जाएगी। ठीक है, पी आर की स्लोप निकलेगी तो आर का पॉइंट हम बता सकते हैं। यदि रिलेट करें इस चीज को, तो इक्वेशन निकल गई, इक्वेशन आ गई। तो हमारा जो, मतलब इक्वेशन जैसी आ जाएगी, बाय 0 होगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे एक्स की वैल्यू आई, तो जितनी एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ 0 0 है, तो उतना ही इसकी लेंथ हो जाएगी, ए आर की लेंथ हो जाएगी। ऐसे कर लेते हैं। तो क्या निकालने हैं हम? जितनी इसकी स्लोप होगी उतनी ही पी आर की स्लोप होगी, हम ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो ए क्यू की स्लोप कितनी हो जाएगी? स्लोप ऑफ ए क्यू, एम, या प्रवणता, या ढाल, तो वो हो जाएगा 2a T2 - 0 अपॉन में a T2 स्क्वायर -0। ठीक है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, मतलब 0 करेंगे तो उतना ही आएगा। तो T2 से एक T2 कैंसिल, तो हम बोलेंगे 2 अपॉन में a T2 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। इसके बाद अब हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन कितनी होती है? y - y1 इक्वल टू में एम एक्स माइनस x1 होती है। ठीक है, तो y - y1 कितना है हमें पता है? ए क्यू, ए क्यू की जितनी स्लोप होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ए क्यू पैरेलल है पी आर के, तो ए क्यू जितनी स्लोप इसकी होगी उतनी स्लोप इसकी भी हो जाएगी, तो एम इक्वल टू एम आ जाएगा। मतलब ए क्यू की स्लोप, प्रवणता, और पी आर की प्रवणता दोनों सेम ही रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसकी भी प्रवणता कितनी हो जाएगी, पी आर की भी स्लोप कितनी हो जाएगी, इसकी भी स्लोप 2 अपॉन में a T2 हो जाएगी। ठीक है, तो y - y1 कितना है? y1 है 281। कितना है? 281 है। इक्वल टू में m कितना है? m है 2a। तो हमने a से तो a कैंसिल हो गया था ना,
ए से तो ए कैंसिल हो गया था, तो T2 अकेला आएगा, तो ये नहीं आएगा, इसको नहीं लिखेंगे हम, T2 अकेला होगा। वैसे ही यहाँ पे इसको सुधार लेते हैं, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2/T2। ठीक है, तो 2/T2, x माइनस एक्स वन कितना है, AT1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हमारी इक्वेशन आ गई, हम बोलें तो ये जो है वो इक्वेशन हो गई हमारी, ये इसकी इक्वेशन होगी पी आर की। अब पी आर की इक्वेशन है तो हमें पता है यदि आर पॉइंट निकालना है तो आर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। आर पॉइंट देखें हम, तो आर पॉइंट पे बाय जीरो होगा हमारा। ठीक है, बाय कोऑर्डिनेट जीरो होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, तो बाय जीरो कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2a t1 इक्वल टू में 2/T2 मल्टीप्लाई x-a t1 का स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है क्योंकि। और अब यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें आगे, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी वो देख लेते हैं। ठीक है, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वो हम क्या देखेंगे, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा -a t1 t2 इक्वल टू में x-a t1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब एक काम कर सकते हैं हम कि यदि हम ना AT1 × T2 को x-AT1 का होल स्क्वायर, x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, उतनी ही उसकी डिस्टेंस होगी, तो x को हमने यहाँ भेज दिया। ठीक है, या फिर एक काम करो कि इसको इस तरफ भेज रहे हैं हम और ऐसे लिख दे रहे हैं और कर, कि लेफ्ट वाली टर्म को इस तरफ लिख दिया, राइट वाली टर्म को इस तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, -T1 T2 प्लस का A T1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम देखें कुछ चीज कॉमन निकल जाएगी क्या, और हमें पता है T2 को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो A T1 को पहले लिख देते हैं और माइनस का A T1 × T2 बाद में लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें T1 की वैल्यू मतलब T2 पता है, T2 कितना होता है, तो T2 की वैल्यू रख देते हैं हम। ठीक है, तो यदि हम कॉमन निकालना चाहें कुछ तो कॉमन भी निकल जाएगा, तो कॉमन निकालें हम यहाँ पे, तो यह जाएगा AT1 का स्क्वायर है -AT1 × T2 है। तो अब एक काम कर लेते हैं, AT1 का स्क्वायर हो गया ये, और हम यदि यहाँ पे वैल्यू रख दें किसकी, T1 की, तो हम यदि को इसको वैल्यू रख दें हम यहाँ पे, तो AT1 है, T2 की वैल्यू कितनी थी हमने देखा था, ये है -T1 -2/T1। ठीक है, यही है, तो इसको लिख सकते हैं T1 का स्क्वायर माइनस का T1 था, ये एलसीएम लेंगे तो माइनस का T1 का स्क्वायर -2/T1 आ जाएगा। T1 से T1 कैंसिल आउट करते हैं तो यह आ जाएगा AT1 का स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा AT1 का स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2A T1 का स्क्वायर माइनस का 2। अब 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम। ठीक है, 2 कॉमन निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस, अब एक मिनट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ए भी बचेगा साथ में, मतलब ए का मल्टीप्लाई भी होगा तो 2A बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे भी 2A लिख लेते हैं। अब यदि हम इसको कॉमन निकाल लें आगे चल के, तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, यदि हमने 2 कॉमन निकाला तो a प्लस ए T1 का स्क्वायर। अब a भी कॉमन निकल सकता था, तो यदि हम देखें कि ये a से लेके r तक की डिस्टेंस भी x ही है, अरे जैसे मैंने कहा 1 है, ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, इसका मतलब ये होगा क्योंकि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो r तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x के इक्वल हो जाएगी, तो ए आर की डिस्टेंस भी कितनी होगी, हम बोलेंगे कि ए आर इक्वल भी 2A प्लस AT1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम रिलेट करते हैं उनसे, नाभिलम की लंबाई के बराबर होगी, नाभिलम की लंबाई कितनी होती है, 4 × A हो जाती है, तो वो तो होगी नहीं। ठीक है, उसके इक्वल तो है नहीं ये, फिर ये तो इनकरेक्ट हो गया। फिर बिंदु P की नाभि दूरी के बराबर,
मतलब बिंदु P की नाभि दूरी के बराबर। तो बिंदु P से नाभि की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी हो जाएगी, ऐसा बोल रहा है। तो यदि हम देखें इसे, तो ये है 81 का स्क्वायर, बट ये इतना है। अब यदि हम देखें कि और आगे इसे भी सॉल्व कर ले के देख सकते हैं, बिंदु P की नाभि दूरी के दुगने के बराबर होगी। ठीक है, तो क्या हमें ये पता है, यदि हम ये देखें कि यहाँ पे यदि मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के बताऊं, ये क्या है, ये ए है हमारा, ठीक है, सॉरी, ये फोकस है, ठीक, फोकस है, फोकस एफ से रिप्रेजेंट कर देता है, नाभि है ये। उसके बाद में हमें एक पॉइंट पी दिया था, तो हमें पता है इससे इसकी डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम होती है हमारी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही होती है, हमने ये पढ़ रखा है। तभी हम इसको बना पाते हैं। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि पी एफ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पी एफ की डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, जितना हमें पता है यहाँ से यहाँ तक ए होता है उतना ही ये भी ए डिस्टेंस होती है, मतलब 2a के इक्वल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2a के इक्वल, ठीक है, इसका मतलब पी एफ भी हमारा 2a के इक्वल हो जाएगा। तो हम ना सिंपली इससे रिलेट कर लेते हैं कि यदि हमें पता है पी कितना था, 80 स्क्वायर, 81 स्क्वायर, फिर 2a t1 के इक्वल था, ठीक है। तो यदि हम देखें कि यहाँ इसे 81 क्यों बोला गया होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ 81 रही होगी, ठीक है, अरे एक्स की डिस्टेंस ही तो 0 0 से स्टार्ट कर रहे थे हम, तो ये 81 रही होगी डिस्टेंस, ठीक। अब यदि हम देखें, मतलब हम ये बोलेंगे 81 का स्क्वायर रही होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 81 स्क्वायर है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट 81 स्क्वायर है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से देखी जाए 81 स्क्वायर होगी। और हमें पता है कि ये यदि 81 स्क्वायर है और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस ए है, इसका मतलब इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, पी एफ के इक्वल हो जाएगा। तो पी एफ कितना होगा, ए t1 का स्क्वायर प्लस का ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी ए ही होती है जो मैंने पहले बताया आपको। तो क्या आपको ये कुछ इसके जैसे दिख रहा है, यदि देखें हम तो ए प्लस ए t1 का स्क्वायर लिख दें हम, तो पी एफ कितना आ रहा है, पी एफ की डिस्टेंस तो इतनी आई, और ये कितना आया है, ए आर टू, टू टाइम्स आया है, ठीक है। तो यदि हम देखें यहाँ पे हमें क्या गिवन है, बिंदु P की नाभि दूरी के दुगने के बराबर होगी, बिल्कुल ए आर की जो लेंथ है उसकी दुगने के बराबर है, नाभि की दूरी के बराबर नहीं है, मतलब ये निकालने की जरूरत नहीं, बिंदु P से नियता दूरी के बराबर नहीं। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।